Hello dear students, welcome you all on my channel Maths Academy by Saurabh Parikh. Today we are going to start a new chapter of class 11th, second chapter, that is relation and function. Okay, previously we have discussed about sets in chapter 1. Okay, सो आपको यदि रिलेशन फंक्शन पढ़ना है तो उसके लिए आपको सेट्स नाम का जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरे चैनल पे वीडियोस डाल रखे हैं, ठीक है ना। तो आप पहले सेट्स पढ़ो, उसके बाद में आप क्या पढ़ सकते हो, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत यूज है सेट्स का, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपन रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद रिलेशन एंड फंक्शन। तो बेटा इसमें सबसे पहले कुछ अपन ऐसे टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो आगे चल के अपने काम आएगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग इज ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सबसे पहली चीज अपन इसमें पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, देखो ऑर्डर्ड पेयर होता है an ordered pair consists of two objects or two elements in a fixed order. Okay, let me erase this cutting. Okay, so ordered pair क्या होता है बेटा, ऐसा पेयर जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या दो एलिमेंट हो और वो एक फिक्स्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, लेट ऑर्डर्ड पेयर, ओके, दैट इज ए कोमा बी, ठीक है ना। ऐसे स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखना अपन को ए कोमा बी। तो यहाँ पे अपने पास दो एलिमेंट है, एक ए एलिमेंट है और एक क्या है, बी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर का ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और ये ऑर्डर्ड पेयर का क्या है, सेकंड एलिमेंट, ठीक है। ध्यान ये रखना कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब दो और ऑर्डर का मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग दो पेयर जमाए गए, ठीक है ना। तो ए कोमा बी है, इसका ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ऑर्डर चेंज होने से इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझ में आया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनको अपन ने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अपन ने सेट्स में ऐसा कुछ पढ़ा था, मान लो कहीं पे लिखा हो 1 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेट है ना, इट इज ए सेट, ओके। अब इसमें तो यदि आप 2,1 लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यदि 2,1 भी लिख दिया आपने तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग इट। वाई? क्योंकि सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चाहे 1,2 लिखो या 2,1 लिखो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट किस में होता है, ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑर्डर होगा दोनों एलिमेंट्स का वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे मान लो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ऑर्डर्ड पेयर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ए कोमा बी, ठीक है। तो इसमें जो ये ए एलिमेंट है वो सेट ए से आना चाहिए और बी एलिमेंट कहां से आया, मान लो सेट बी से आया, ठीक है। तो अब अपन इसको चेंज नहीं कर सकते, सॉरी ये बी है ना, अब इसको अपन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सेट ए से एलिमेंट ए कहां से आया, सेट ए से, और बी कहां से आया, सेट बी से, ठीक है। तो आई होप आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझ में आया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर को आप ऐसे मान सकते हो कि एक पॉइंट ही है ना। जैसे आपने 9th-10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा जिसमें लिखा होगा 2,3, तो 2,3 क्या बेटा, एक पॉइंट है, ओके। जिसका ये वाला पार्ट होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है। और ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डिनेट, ठीक है। इनके दूसरे नाम क्या होते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो यदि अपन ने कहीं पे 2,3 लिखा और कहीं पे मान लो मैंने 3,2 लिखा, तो दोनों एक बात थोड़ी है, दोनों अलग अलग बात है। 2,3 कहाँ आएगा, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स नेगेटिव है, ठीक है।
तो 2,3 तो मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो 3,2 कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे 3 चलना है, वो कोई उसकी पोजीशन क्या होगी और होगी, ठीक है। तो दोनों चीजें सेम थोड़ी है, ओके। सो आई होप थोड़ा सा एग्जेजरेट हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, ओके। नेक्स्ट नोट डाल के लिखते हैं अपन, टू ordered pairs are said to be equal if, दो ऑर्डर्ड पेयर को अपन इक्वल कब बोलेंगे, तो मान लो अपने पास बेटा दो ऑर्डर्ड पेयर है A1, B1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A2, B2, ठीक है। इनको यदि बीच में इक्वल का साइन लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो इस बात का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब ये एब्सिसा किसके बराबर हो गए, इसके एब्सिसा के, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होनी चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा लिखने का मतलब ये इंप्लाई करेंगे अपन कि A1 शुड बी इक्वल टू A2 एंड B1 शुड बी इक्वल टू B2, देन टू ऑर्डर्ड पेयर विल बी इक्वल, ओके। लेट अस टेक सम एग्जांपल। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है इफ ऑर्डर्ड पेयर x, y इज इक्वल टू 3, 2, then find x and y। क्लियर है? तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको सोल्व। देखो x, y इज इक्वल टू कितना लिख रखा है यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में 3, 2, तो मैंने बोला कि ये x कोऑर्डिनेट है एक तरह से, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट दोनों ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल होने के लिए दोनों के पहले एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, सिमिलरली y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। okay, if you want to note, then pause the video and note it down, okay। so let us take one more example। मान लीजिए कहीं पे दे रखा अपन को if 2a minus 3, 4 is equals to a minus 1, b, then find a and b, okay। we have to find these two things। तो हो जाते हैं शुरू, सॉल्यूशन किया अपन ने इसका, ओके। तो अपन को पता है बेटा क्या दे रखा अपन को दे रखा है 2a minus 3, 4 इज इक्वल्स टू a minus 1, b। क्लियर? तो मैंने बोला था कि ऑर्डर्ड पेयर दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके पहले एलिमेंट इक्वल हो। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 2a minus 3 शुड बी इक्वल्स टू a minus 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से 4 का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, b के इक्वल, दैट इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो b का वैल्यू तो कितना आ गया 4। अब a की बात करते हैं, तो a के लिए अपन ने इसको इधर ट्रांसफर किया, तो ये 2a minus a इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2, ओके। सो a का वैल्यू 2 होना चाहिए और b का वैल्यू कितना होना चाहिए 4, देन दीज टू ऑर्डर्ड पेयर विल बी इक्वल, ओके। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। ये जितना भी कुछ पढ़ा रहा हूँ ये रिलेशन और फंक्शन में काम आने वाला है, इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ओके। दो सेट का अपन को कौन सा प्रोडक्ट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वो कैसे करेंगे इसमें सीखेंगे अपन, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। लेट a and b are two non-empty set, then their Cartesian product is denoted by, ठीक है ना। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते कैसे अपन बेटा, सेट A है
और ये सेट क्या है बी, इनके बीच में ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। ए क्रॉस बी लिखा हुआ है और ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट है मतलब खाली नहीं है वो, है ना, उनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो उन दोनों के बीच में यदि मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, इस बात का मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। एंड इट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इट इज सेट ऑफ ordered pair whose first element is taken from set A and second from set B. ओके ये जितना भी लिख रहा हूँ ये आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, इनके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और आपको यदि जब भी नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद में आपको ये दिख जाएगा ये पूरा जितना भी मैटर लिखा है और इसको नोट कर सकते हो आप, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या बताया कि कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, ए क्रॉस बी, ठीक है। और ये होता क्या है, ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है, मतलब ए क्रॉस बी में क्या आएगा, ए क्रॉस बी भी एक सेट ही होता है। और किसका सेट होता है, वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, जिसका पहला एलिमेंट ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट बी से लेना है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ए क्रॉस बी इज ए सेट, तो मैंने पहले सेट लिख दिया। और किसका सेट है, वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, ठीक है। तो मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया ए कोमा बी, ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट लगा दिए, पॉइंट की तरह लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। ये सेट को रिप्रेजेंट करने की सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए शुड बिलोंग्स फ्रॉम ए एंड बी शुड बिलोंग्स फ्रॉम कैपिटल बी। यानी कि ए एलिमेंट कहाँ से उठाना है, सेट ए से, और बी एलिमेंट कहाँ से उठाना है, सेट बी से, ठीक है। तो ये होता है सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेंगे तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। तो मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू 4, 5 देन फाइंड a क्रॉस b। अपन को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, a क्रॉस b, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, let me change the color, okay, solution। बेटा कैसे करेंगे, ए क्या दे रखा है अपन को 1 2 3, ठीक है ना, ये सेट दे रखा है अपन को। सेट बी में क्या क्या लिखा हुआ है 4, 5, क्लियर है। यदि अपन को इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने बोला था ए क्रॉस बी क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। मतलब ए क्रॉस बी का जो सेट आएगा उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे और वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्लियर है। तो लेट अस राइट दोज ऑर्डर्ड पेयर, ओके। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर में भी खास बात क्या है, उनका जो पहला एलिमेंट है वो अपन को सेट ए से लेना है और सेकंड एलिमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम सेट बी। तो बेटा देखो, सबसे पहले अपन ने 1 एलिमेंट लिया, तो 1 के साथ अपन क्या लेंगे, b का 4 ले लिया, ठीक है। फिर इस 1 के साथ अपन वापस क्या ले सकते हैं, b से 5 ले सकते हैं। सारे पॉसिबिलिटीज लिखने पड़ेंगे अपन, क्योंकि अपन रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। और जो प्रीवियस मैंने डेफिनेशन में बताया था वो सेट बिल्डर फॉर्म था। तो ये क्या 1 4 1 5, फिर कितना हो जाएगा ये। अब सेट ए से अपन ने 2 एलिमेंट लिया, ठीक है। 2 के साथ सेट बी का कौन सा एलिमेंट हो सकता है, 4, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 2 5, समझ में आ रहा है। सिमिलरली 3 के साथ अपन ने 4 ले लिया और फिर 3 के साथ अपन ने कितना ले लिया, 5 ले लिया, क्लियर है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ये आ गया अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ओके। और क्या आया, ये एक सेट है जिसके अंदर क्या लिखे हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं, ठीक है। दीज ऑल आर ऑर्डर्ड पेयर, ओके। और ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो कहां से लिया गया, सेट ए से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो कहां से लिए गए, सेट बी से, ठीक है। जैसे सिमिलरली अपन ने मान लो एक एग्जांपल और लिखा, मान लो कहीं पे लिख रखा है a इज इक्वल टू
1,2, ओके, एंड बी इज इक्वल टू लिख रखा है A,B, ओके, और अपन को फाइंड आउट करना है A क्रॉस B। तो क्या आ जाएगा आंसर? पहले तो ऑर्डर पेयर लिखने पड़ेंगे अपन को। कितने ऑर्डर पेयर लिखने पड़ेंगे? तो वो देखो आराम से कॉम्बिनेशंस बनाते रहो। A का पहला एलिमेंट क्या है? 1 के साथ अपन क्या क्या लिख लेंगे? A लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे? B। तो ये दो अलग अलग ऑर्डर पेयर हो गए, अपन को तो सारे लिखने हैं, 1,A 1,B। फिर 2 के साथ क्या क्या लिख लेंगे अपन? 2,A 2,B, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर का जो सेट होगा उसे अपन बोल देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B, ओके। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। अब बात करते हैं अपन कि एक नोट डाला अपन ने, वो क्या है? इफ सेट A इज इक्वल टू 5 एंड सेट B इज इक्वल टू 5, देन A क्रॉस B का वैल्यू बताओ क्या आएगा? 5 आएगा। 5 का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। तो सेट A में भी कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये भी खाली है। सेट B में भी कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये भी एम्प्टी है, ठीक है। अपन को क्या फाइंड आउट करना है? A क्रॉस B, तो वो भी क्या आएगा? एम्प्टी, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, लेकिन यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से बनाओगे आप, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। सिमिलरली ये फर्स्ट नोट हो गया। मान लो अपन को A तो 5 दे दिया और B एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो अब यदि अपन A क्रॉस B की बात करेंगे तो क्या आएगा? वो अगेन 5 आएगा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? कि A में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अपन को करना क्या है? A से भी एलिमेंट लेना और B से भी एलिमेंट लेना, ठीक है, लेकिन A में कुछ है ही नहीं। B में कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा? 5। और सिमिलरली तीसरा केस क्या होगा? A मान लो नॉन एम्प्टी है और B क्या है? 5, तो भी A क्रॉस B कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। थर्ड थिंग कि A क्रॉस B होता है दैट इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा हूं। कैसे? एक एग्जांपल लो। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है A इज इक्वल टू 1,2 एंड B इज इक्वल टू, मान लीजिए लिख रखा है 2,3, ओके। मैंने आपको बोला कि A क्रॉस B फाइंड आउट करो आप, तो A क्रॉस B क्या आ जाएगा? देखो इस 1 के साथ इन दोनों को लिखना है, तो क्या आया? 1,2, फिर क्या लिख दिया मैंने? 1,3, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर 2 के साथ दोनों को लिखो, तो 2,2 एंड 2,3, ये A क्रॉस B आ गया। अभी बात करता हूं B क्रॉस A की, ठीक है। तो B क्रॉस A में क्या आएगा बताओ? इधर से चालू हो जाओ, ठीक है ना। B क्रॉस A में, अच्छा ये ध्यान रखना, B क्रॉस A लिख रखा है, तो अब ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहां से आएगा? सेट B से आएगा, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा? सेट A से आएगा। बात समझ में आई? तो सेट B से पहला एलिमेंट लो, तो 2 लिया अपन ने, 2 के साथ इन दोनों को लिख दिया अपन, तो दो ऑर्डर्ड पेयर बन गए, 2,1 और 2,2, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर 3 के साथ मैंने इन दोनों को लिख दिया, तो 3,1 एंड 3,2। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये A क्रॉस B है और ये क्या है? B क्रॉस A। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। क्यों? क्योंकि दो सेट्स इक्वल होने के लिए उनके एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब दो सेट कब इक्वल होते हैं? जब मान लो इसमें 1 2 3 लिख रखा है और इसमें भी क्या लिख रखा है? 1 2 3, ठीक है। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये बात ठीक है आपकी। मतलब ये 2 1 3 लिखता तब भी ये दोनों सेट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन यहां तो अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो अपन बात करें कि A क्रॉस B में पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या? 1,2, ठीक है ना। यानी कि इस A क्रॉस B सेट का पहला एलिमेंट क्या है? 1,2, और B क्रॉस A का पहला एलिमेंट क्या है? 2,1। क्या 1,2 आपको कहीं पे भी दिख रहा है? B क्रॉस A में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इस बात का मतलब क्या हुआ कि A क्रॉस B किसके इक्वल नहीं होगा? B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि सर 1,2 है वो 2,1 के इक्वल है। नहीं है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है ही नहीं, क्योंकि इनमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। आवर फोर्थ नोट इज
if n a is equals to p and n b is equals to q, then n a क्रॉस b इज इक्वल्स टू होता है p इंटू क्यू। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे n a का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ओके, एन बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ओके, और एन ए क्रॉस बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मान लो कि एक सेट ए है जिसमें p एलिमेंट्स हैं, दूसरा सेट b है जिसमें q एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, p इंटू क्यू एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो a सेट लिख रखा है अपने पास 1 2 3, ठीक है, एंड सेट b क्या लिख रखा है, a कोमा b। ओके, तो यहाँ से a क्रॉस b कितना आएगा, दैट विल बी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर लिखो, उसका जो पहला एलिमेंट है वो सेट a से आएगा, क्योंकि पहले a लिख रखा है मैंने, तो दैट विल बी 1a, 1 के साथ और क्या ले सकते हैं, सेट b का b। ठीक है, सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिखने पड़ेंगे यदि आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो। ठीक है, फिर क्या लिख दोगे आप, 2 a 2 b, फिर क्या लिखा अपन ने, 3 a 3 b। क्लियर है? तो यहाँ से यदि अपन बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे एन ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी में एलिमेंट होने का मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स तो खुद ऑर्डर्ड पेयर है, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर है इसमें, 6 ऑर्डर्ड पेयर है। तो एन ए क्रॉस बी का आंसर कितना आ गया, 6। ठीक है, तो ये कैसे निकल के आया, सेट ए वाले एलिमेंट्स को सेट बी वाले एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी आ जाएंगे। क्लियर है? जैसे और एग्जांपल लिया, मान लीजिए कहीं पे लिखा एन ए बराबर 4 और एन बी बराबर 3। ठीक है, पूछा कि एन ए क्रॉस बी बताओ कितना होगा। ठीक है, अच्छा ये एन ए और ए इन दोनों में डिफरेंस है। ए तो क्या पूरा सेट होता है, ठीक है, एन ए का मतलब सिर्फ अपन एलिमेंट्स काउंट करके बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ये ए है, ठीक है, ये सारी चीजें सेट में पढ़ रखी है अपन ने। ए क्या है, 1 2 3, ठीक है, और मैं बात करूं एन ए की, तो एन ए तो इसमें 3 है। सिमिलरली बी क्या है, ए कोमा बी, मैं बात करूं एन बी कितना है यहाँ पे, 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 2 है। तो सिमिलरली ये 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो एन ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 12। यानी कि यदि सेट ए में 4 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट्स है, तो इन दोनों का यदि अपन प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास कितने एलिमेंट आएंगे, बताओ, 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके ओके, लेट अस मूव, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अच्छा एक एग्जांपल और है, लेट सेट ए इज इक्वल टू, अपन को दे रखा है 1 2, देन फाइंड ए क्रॉस ए। ठीक है ना, अपन को ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है और अपन को ए बराबर क्या दे रखा है, 1 2। ठीक है, तो बेटा ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ए को वापस से ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो ए में क्या दे रखा है, 1 2, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट वापस से किसके साथ करना है मेरे को, 1 2 के साथ। तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो, इस 1 के साथ ये दोनों लिख देंगे अपन, तो ये हो जाएगा 1 1 2। ठीक है, कोमा आगे कितना, 2 1 और 2 2। ओके, अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना आपको कि ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो, ये होना जरूरी नहीं होता है। ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट का मतलब ये ए और बी की बात कर रहा हूं, जैसे 1 1 है तो ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ओके, तो सिमिलर चीज है,
let A, B, C are 3 sets, then their Cartesian product A cross B cross C is set of ordered triplet. ओके, और वी कैन से ट्रिपलेट का मतलब जैसे पेयर होता है ना, पेयर का मतलब 2 होता है तो ट्रिपलेट का मतलब 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इस बात का मतलब है यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, इस बार ट्रिपलेट आ जाएगा, ठीक है ना। ए कोमा बी कोमा सी, ये ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। सच दैट ए शुड कम फ्रॉम ए, बी शुड कम फ्रॉम बी एंड सी शुड कम फ्रॉम सेट सी। क्लियर हो गया। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स हो गया। ओके, एक करके देख लेते हैं अपन एग्जांपल। यदि आपको नोट करना तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, चलो एग्जांपल, मान लीजिए आपको सेट ए में दे दिया 1,2, ओके, और सेट बी में आपको दे दिया 2,3 एंड सी सेट इज इक्वल्स टू 3,4, okay, and we have to find here A cross B cross C, ये अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप A क्रॉस B फाइंड आउट कर लो। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसमें, तो A और B का अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा 1,2, ओके, 1,3, फिर कितना आ जाएगा 2,2 और फिर कितना आ जाएगा 2,3, ठीक है। ये ए क्रॉस बी आ गया। ओके, अभी अपन को ए क्रॉस बी को किससे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, सी से, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या है अपने पास 1,2, 1,3, 2,2, ओके, एंड 2,3। क्लियर। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्रॉस करना है किसके साथ बेटा, 3,4 के साथ। क्लियर। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, वही चीज है, वापस से पेयर बना, ट्रिपलेट बनाते जाओ आप, ठीक है ना। 1,2 को सबसे पहले इन दोनों के साथ लिखो आप, तो क्या आ जाएगा ये 1,2,3 ऐसे लिख दिया अपन ने। फिर लिख दिया अपन ने 1,2,4, ठीक है। फिर 1,3 की बात करते हैं तो 1,3,3, फिर 1,3,4, ठीक है। फिर आ जाएगा 2,2,3, फिर आ जाएगा 2,2,4, ओके, कोमा 2,3,3, फिर आ जाएगा 2,3,4। क्लियर है। तो ये आ गया अपने पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इन चीजों को अपन बोलते हैं ट्रिपलेट, और कैसे हैं ये, ऑर्डर्ड है, ठीक है ना। दीज आर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ओके, सो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।